Hello, good evening everyone. In our last class, we have discussed about the superposition principle of the electric forces and some problems related to the superposition principle of electric forces. But today we will going to discuss a new topic, that is the equilibrium of the charges. How the one charge remain balanced or in equilibrium under the effect of two or more forces. Now this is the topic for today. So let's we discuss about this topic. This is a very important topic for the questions arising in the board examinations. तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं. What is the equilibrium of charges? So there are three conditions at the 12th standard for the equilibrium of charges. Let's we discuss one by one all the conditions. लेकिन उससे पहले इसमें जो ट्राइंगल लॉ यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है. लामीज थ्योरम आई थिंक आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी होगी, बट मैं यहाँ बताता हूँ. इफ this is a triangle A, V and C, and we have three forces acting along the sides, like this is F1, this is F2 and this is F3. Three forces are acting to keep the point V in equilibrium. सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना रखा है जिसकी साइड्स के अलाउंग थ्री फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F2 एंड F3, और इसमें से हम किसी एक पॉइंट को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे. और इक्विलिब्रियम का मीन्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, व्हेन द नो रिवल्टिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. लाइक अगर हम पॉइंट V को इक्विलिब्रियम एज्यूम करें इन इक्विलिब्रियम, तो इस पर थ्री फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3 की कंडीशंस, जो इस फोर्स का मीन्स ये इसी डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ इसके अलावा. दिस इज द F3. बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ सपोज कर लीजिए इस साइड के अलॉन्ग F3 है, इस साइड के अलॉन्ग F2 है और इस साइड के अलॉन्ग F3 है. तो इनका मीन्स क्या होगा, अगर हम इनकी लेंथ को भी एज्यूम करें, लाइक दिस एंगल इज A, सो दिस साइड इज इक्वल्स टू A, this angle is B, so this side is equals to B, and this angle is C, so this side is equals to C. Means in this triangle BC is equals to A, AC is equals to B and BA is equals to C. ये थ्री साइड्स हमने ली हैं. तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ को जिसमें यूज करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉइंट V. फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ थ्री फोर्सेस ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग लगे हुए हैं, F1 साइड BA के अलॉन्ग, F2 साइड BC के अलॉन्ग और F3 साइड AC के अलॉन्ग. और अगर इस पॉइंट को हम बैलेंस और इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर रहे हैं तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द साइड डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ दैट साइड मीन्स F1 अपॉन VA इक्वल्स टू F2 अपॉन दिस इज द F2 and side is BC is also equals to F3 upon this side along F3 is AC. और इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो F1 अपॉन देखिए VA की वैल्यू C, F2 BC की वैल्यू A एंड F3 AC की वैल्यू AC is V. So we can calculate any one unknown force F1, F2 और F3 in terms of the sides of a triangle ABC. इनमें से कोई भी हम दो, जैसे इन दोनों को यूज़ करके F1 नोन है, C नोन है, A नोन है, F2 फाइंड करना है, इन दो को यूज़ कर सकते हैं. F1 नोन है, C नोन है, V नोन है, F3 फाइंड आउट करना है तो F3, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कोई भी. So this is the triangle law. Pause your screen and note down this particular point which is related to the problems coming in this situation. So अब टॉपिक पे आते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एज द टॉपिक, और ये ठीक से नोट कर लीजिए और इसको फिर से एक बार अंडरस्टैंड सिंपल वे में बता देता हूँ. जितनी साइड्स के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स डिवाइडेड बाई
द लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू द अदर फोर्स डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ द अदर साइड। कोई भी दो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे आते हैं टॉपिक में। मैंने क्या बोला कि 3 कंडीशंस में वी कैन अप्लाई द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इन 3 कंडीशन। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, एग्जाम्पल्स में मिलेंगे और एग्जाम्स में भी आएंगे। लाइक ये ट्रायंगल आप देखिए, ठीक है। इसमें है क्या एक्चुअली, ये प्रॉब्लम किस तरीके की है। इफ 2 चार्ज बॉडीज, आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज जिन पे सेम चार्ज है या डिफरेंट भी हो सकते हैं बट कंडीशनल है। इफ 2 bodies having the identical charge are suspended by a inflating string of equal length L from a point of suspension F, such as they are in equilibrium under the effect of the forces, then we can calculate the charge on a body, we can calculate the force acting on the body, we can calculate the tension in the string। तो ये सिचुएशन एक बार फिर से बोलते हैं। सस्पेंशन पॉइंट ये है, यहाँ से 2 स्ट्रिंग्स जो इंसुलेटिंग है, मीन्स कंडक्टर नहीं है, इक्वल लेंथ के ये भी एल और ये भी एल, इनसे 2 स्पेरिकल चार्जेस जिनका अमाउंट सेम है Q एंड Q, लाइक Q यहाँ पे भी है और Q यहाँ पे भी है, बट इसको अभी मैं रख के दे रहा हूँ। इनको सस्पेंड किया गया है, ये बैलेंस है इस तरीके से। तो आपको पता है सिमिलर चार्ज है तो रिपल कर रहे होंगे, इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन हो गई, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो हम क्या करेंगे, एंड एंगल मेक्स बाई ईच स्ट्रिंग इज थीटा फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल से इस थ्रेड का भी एंगल थीटा है और इस थ्रेड का भी एंगल थीटा है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से यूज करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए। प्रॉब्लम्स मैं आपको नोट्स में नोट डाउन मिल जाएंगी आपको कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पे सिर्फ देखिए पॉइंट ए, सपोज करिए इस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी क्यू है। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब पहले ये देखिए कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इसका कोई ना कोई मास होगा। मास अगर सपोज करते हैं m है तो इट इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। जो भी ये स्पेयर है, ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊपर ये चार्ज है, उसका मास। रिपल्सन जो होगा F, ये वाला चार्ज Q इसको इधर रिपल करेगा। तो आपको पता है सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा। 2 फोर्सेस तो ये होगा। थर्ड वन इज टेंशन टूवर्ड द स्ट्रिंग। सस्पेंशन पॉइंट की तरफ टेंशन लगता है स्ट्रिंग में, धागे को खींचे रहने के लिए। तो 3 फोर्सेस यहाँ फिर से अप्लाई हो गए। F द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्ज, mg द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कंटेन द चार्ज, एंड T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके इक्विलिब्रियम के लिए अब फिर से आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको ट्रायंगल बताया। दिस इज द ट्रायंगल A O एंड S, एंड अदर ट्रायंगल इज B O S। ये 2 ट्रायंगल है, इसमें से किसी एक ट्रायंगल को भी अगर हम यूज कर लेते हैं तो इस वाली साइड के अलॉन्ग AS टेंशन वर्क कर रहा है, OB साइड के अलॉन्ग रिपल्सन वर्क कर रहा है, रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दिस साइड FO के अलॉन्ग वेट वर्क कर रहा है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ वॉल पॉइंट A फ्रॉम ट्रायंगल ला, यहाँ पर ट्रायंगल ला यूज करते हैं तो क्या क्या होगा देखिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डिवाइडेड बाई द साइड अलॉन्ग दिस, तो किसके अलॉन्ग है, OA के अलॉन्ग, OA इज इक्वल्स टू द वेट mg, और ये किस साइड के अलॉन्ग है, S से O की तरफ, S to O अगेन इक्वल्स टू द थर्ड वन इज टेंशन, टेंशन is divided by the side, length of the side is L। ये कंडीशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कोई भी 2 यूज करके। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं और एक डेरिवेशन भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लाइफ का, कम्पिटेटिव वे में भी वो यूटिलाइज होता है।
पहले मैं उसको बताता हूँ आपको किस टाइप का है. लेट मी these are the questions related to the topic. Let me consider the question here. आपको गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है. इफ दिस इज द गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला आपको नोटिस मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूफ करना है. इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज हैविंग द सेम चार्ज Q आर सस्पेंडेड बाई टू inflating string of length L such as due to the repulsion they have the angle theta with a vertical direction, then what should be the charge on each body. इस Q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो वो हम कैसे कर सकते हैं इस लॉ को यूटिलाइज करके. तो और ये एक्चुअली एक डेरिवेशन भी है, जो आएगा वो आपके सामने आ जाएगा. तो कंडीशन यूटिलाइज कर सकते हैं. देखिए फ्रॉम यूजिंग दिस लॉ वी हैव द टर्म. अब यह यूज करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा. वी है F अपॉन OA इज इक्वल्स टू mg अपॉन FO. ये हम यूज कर सकते हैं. नाउ F अपॉन mg इज इक्वल्स टू OA अपॉन FO. अब अगर आप फिगर देखें या फिगर में दिस इज द एंगल थीटा. तो इन द ट्राइंगल AOF, इन ट्राइंगल AOF tan theta equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is this and hypotenuse, sorry, base is this. Perpendicular upon base. So perpendicular is OA and base is FO. Just here, OA upon FO. It can be written as tan theta. This is the one value. अब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज. चार्ज कहाँ से आएगा. तो नाउ F इक्वल्स टू mg tan थीटा. ये एक रिलेशन हमारे पास में आ गया इन दो को यूटिलाइज करके. अब क्या करना है हमें. F की वैल्यू भी हमें पता है तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं. स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे आपको इसके बाद बताऊँगा. नो ये टर्म लिखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे. तो हमारे पास रिजल्ट आया था और बिकॉज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर Q1 SQ एंड Q2 SQ डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ दिस. इस डिस्टेंस को अगर हम R सपोज कर लेते हैं, दिस इज R, देन इट इज R स्क्वायर. और तो हम यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं F इक्वल्स टू mg tan थीटा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दैट इज mg tan थीटा. तो फिर अब यहाँ कैलकुलेट करना है आपको Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा R स्क्वायर. और ये आपको पता है कि R इसमें कहीं भी गिवन नहीं थी, इट इज़ द अननोन वैल्यू. तो हम R को भी किसी ना किसी नोन टर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो नॉन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. देखते हैं हमारे पास में जो टोटल R है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. इट मीन्स ये परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल बाइसेक्टर होगा, तभी तो एंगल इक्वल हुए. इक्वल साइड सब्सटेंड इक्वल एंगल. इसलिए हम ट्राइंगल का यूज करके R और L में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. और R और L में रिलेशन कैसे फाइंड होगा. कोई भी एक ट्राइंगल यूज करें AOF, तो जस्ट हाफ होगी तो ये R/2 हो जाएगी. R/2 इधर और R/2 इधर. अगर हम इन रिलेशन को यूटिलाइज करें तो यहाँ देखिए, मीन्स इस ट्राइंगल में AOF में दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. तो हियर इन द सेम ट्राइंगल AOF sin थीटा इज इक्वल्स टू, sin थीटा कितना है, परपेंडिकुलर इज OA अपॉन हाइपोटेन्यूस इज FA एंड OA इज इक्वल्स टू FA sin थीटा. FA आपके पास में नॉन वैल्यू है जो FA लेंथ के इक्वल है, तो L साइन थीटा. और यहाँ से आप देख सकते हैं OA जस्ट हाफ है AV का. R इक्वल्स टू AV और AV इक्वल्स टू 2OA, दैट इज 2L साइन थीटा. तो वैल्यू ऑफ R, तो नाउ बिकॉज R इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं. तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा. Q स्क्वायर
इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा एंड 2l, और इसका आपको स्क्वायर करना है, 2l आर स्क्वायर मीन्स 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट in bracket 4l square mg sin square theta tan theta. दिस इज द फाइनल वैल्यू. तो चार्ज की जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू आई है वो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर mg sin स्क्वायर थीटा tan थीटा. दिस इज द वैल्यू. ये कम्पिटेटिव पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और जनरली इस तरीके के क्वेश्चन इस पे होंगे जो आप इन प्रॉब्लम इसको अंडरस्टैंड करके वो क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं. अब हम इसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे. 2 क्वेश्चंस आर देयर. एक में तो आपको यही कंडीशंस प्रूव करनी है और दूसरे में ये वैल्यूज आपको गिवन है, एल की, टी की, एफ की. सम वैल्यूज आर गिवन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. मे बी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कल डिस्कस करें, बट today we are discussing the topic. Now the second condition, again you can note down this by pausing the screen or just remind that this term is separate from here. The final value of q square is 4 pi epsilon naught 4l square mg sin square theta tan theta. Now the second condition. और जैसे मैंने पॉइंट ए के लिए इसको इक्विलिब्रियम में अज्यूम किया है, आप पॉइंट बी पे भी यही कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. टॉपिक इज सेम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज. दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड कंडीशन. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? if we have a line, this 2 charges are here, q1 and q2. ठीक है, बस ये 2 चार्जेस एक लाइन पे हैं और क्या कर सकते हैं, हमें थर्ड चार्ज एक यहाँ पर प्लेस करना है कहीं पर भी, q3. तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस q1 एंड q2. मतलब हम एक थर्ड चार्ज q3 को कहाँ पर रखें इस लाइन पे कि वो इक्विलिब्रियम में हो, मीन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज शुड बी 0. तो यहाँ भी 2 कंडीशंस आएंगी क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही निगेटिव हैं या इनमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है. तो हम फर्स्ट कंडीशन कंसीडर करते हैं. व्हेन q1 इज ग्रेटर देन 0, व्हेन बोथ हैव द सिमिलर नेचर. लाइक q1 और q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं या q1 और q2 दोनों ही निगेटिव हैं. तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखेंगे? अब 2 सिचुएशन फिर से आती हैं. इसी लाइन पे हम बाहर इधर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में प्लेस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और इन बिटवीन द चार्जेस प्लेस कर सकते हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि हम लाइन के बाहर सपोज करें या लाइन के इन बिटवीन द चार्जेस सपोज करें. तो एक कंडीशन देखिए फिर से. These are 2 charges q1 and q2. If we place the charge outside, the third charge q3, no matter it is positive or negative, ये कैसा भी हो, तो क्या होगा, ये दोनों तो सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है और ये अगर सेम नेचर का है तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये कंडीशन है, दोनों ही सिमिलर होने चाहिए. और ये थर्ड चार्ज अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको आउटवर्ड रिपल करेंगे. मीन्स दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो 0 होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, सपोज करिए नेगेटिव है, तो क्या होगा, q2 भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और q1 भी अट्रैक्ट करेगा. से ही दोनों फोर्स इधर लगेंगे और जब दोनों ही की तरफ लगेंगे तो मूव होगा ना इधर, तो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ रह जाएगा. तो इट मीन्स ये हुआ कि, और ऐसे ही अगर हम इधर सपोज करें, पहली कंडीशन में पॉजिटिव q3 को सपोज करें तो ये इधर रिपल होगा ड्यू टू q1 एंड ड्यू टू q2 आल्सो. और नेगेटिव सपोज करें तो
उधर अट्रैक्ट होगा, मतलब रिजल्टिंग जीरो नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में, चाहे हम लेफ्ट साइड पे प्लेस करें चार्ज को, चाहे राइट साइड पे आउटसाइड द लाइन, अगर इस लाइन के बाहर के चार्जेस के बाहर कहीं रखें, इट मीन्स द कंडीशन मस्ट बी इन बिटवीन द चार्जेस दिस है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q3, इसके इक्विलिब्रियम के लिए नो मैटर ये कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो, जब इसको प्लेस करेंगे तो हम एक ही कंडीशन में कर लेते हैं। सपोज करिए पॉजिटिव है तो ये वाला इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, लाइक दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज वी। तो ये क्या होगा, एफ सी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज सी ड्यू टू द चार्ज एट ए, और वी वाला क्या करेगा, वो इसको इधर रिपल करेगा, एफ सी वी। और ये इक्विलिब्रियम में तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो, लाइक दिस मार्कर। कोई इसको, मैं इस हाथ से इसको इधर खींच रहा हूँ, इस हाथ से इधर, अगर दोनों में से एक भी ज़्यादा है, अगर इधर वाला ज़्यादा है तो इधर मूव कर जाएगा और इधर वाला ज़्यादा है तो इधर। तो इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब दोनों ही इक्वल हो। तो कंडीशन क्या होगी, द एफ सी ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ सी बी, और यहाँ अगर हम इनकी वैल्यू प्लेस करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए। इन दोनों पे कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1 एंड Q3। डिस्टेंस इसको सपोज कर लेते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, इट इज x एंड दिस इज r माइनस x। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो चार्जेस के बीच की गिवन डिस्टेंस थी वो टोटल r थी, हमने ये सपोज किया है कि पॉइंट C पे थर्ड चार्ज Q3 इक्विलिब्रियम में होगा, जिसकी Q1 से हमने डिस्टेंस x सपोज कर ली है, तो रिमेनिंग B से कितनी बची, r माइनस एक्स। इन्हीं कंडीशंस को यूटिलाइज करके ये दोनों फोर्सेज जब इक्वल होंगे तो इस फोर्स की वैल्यू है Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, दैट इज x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर सी वी, सी एंड वी। यहाँ चार्ज Q3 है और यहाँ Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स, Q2 एंड Q3 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। You can see the 1/4 pi epsilon naught is cancelled. This Q3 is cancelled. Now the term is Q1 upon x square, Q2 upon r minus x whole half square। ये कंडीशन बची है आपके पास में। अब क्या करना है, दिस शुड बी द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब फर्स्ट चार्ज से थर्ड चार्ज की डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो शुड बी इक्वल्स टू द सेकेंड चार्ज से सेकेंड चार्ज के थर्ड चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड पे जाते हैं, फिर से एक बार क्लियर, जब दो चार्जेस सेम नेचर के हों तो हमें तीसरे चार्ज को, नो मैटर वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कहाँ रखना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसकी सिर्फ एक ही सिचुएशन है, जब क्वेश्चंस में आप सपोज करेंगे तो ऑलवेज इस सिचुएशन में जब दोनों चार्जेस सिमिलर हों और थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पता करना हो तो उन चार्जेस के बीच में ही किसी पॉइंट पे सपोज करेंगे, आउटसाइड नहीं करेंगे, ना लेफ्ट में ना राइट में। क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड सिचुएशन। अगेन यू कैन नोट डाउन दिस। Now the third situation, when Q1 Q2, the product of Q1 Q2 is less than 0, means both have the opposite nature, means one of them is positive like this, this is the line joining the charges Q1 and Q2, one of them is positive and other one is negative। तब चार्ज को कहाँ होना चाहिए, इन बिटवीन या आउटवर्ड। सपोज करिए ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे हमने तीसरा चार्ज Q3 रख दिया इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, और Q2 अगर नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे।
ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर ये वाला पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और वो इसको इधर रिपल कर देगा, ये पॉजिटिव है तो तब भी एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। और अगर ये निगेटिव भी होगा तो एक प्लस एक माइनस यहाँ से फिर से है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और उधर वाला माइनस है और ये वाला खुद माइनस है तो इसको इधर रिपल करेगा, फिर से फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। मीन्स ये जो पहले वाली सिचुएशन थी वो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है जब चार्जेस सिमिलर ना हो। अब चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा आप समझ गए होंगे। सेकेंड सिचुएशन में हमने चार्ज को इन बिटवीन द लाइन रखा था, अब हम लाइन के बाहर, चार्जेस के बाहर इसी लाइन पर कहीं रखेंगे। कहाँ, हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में से एक हम एज्यूम करते हैं। फिर से देखिए, these are the charges Q1 and Q2 at the point A and B, and the third charge Q3 is here at the point P। थर्ड पॉइंट को हमने P पे ले लिया, ये यहाँ इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कैसे, आप डायग्राम से समझ जाएंगे। सपोज करिए ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। इस सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में। ये क्या होगा, एफ पी ए, मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए। और Q2 क्या है, नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव ही सपोज कर रखा है हमने, ठीक है। अब क्या करें, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अब दूसरी कंडीशन, ये जो थर्ड चार्ज है ये अगर निगेटिव सपोज किया गया होता तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, अगर ये माइनस होता तो ये रिपल्सन हो जाता है उधर और इधर अट्रैक्शन हो जाता, तब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहते। सेम फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पे भी जब आप पॉइंट अज्यूम करेंगे, अगर आप यहाँ करेंगे पी पॉइंट को, तो यहाँ देखिए, अगर ये थर्ड चार्ज Q3 है, उधर हमने पॉजिटिव सपोज कर रखा है, सपोज करिए हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और वो नेगेटिव है, ये इसको रिपल करेगा। यहाँ भी दोनों ही कंडीशन में, तो मतलब यह सिचुएशन है जहाँ पर फोर्सेस अपोजिट हो सकते हैं और अगर ये इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वही कंडीशन हमें यूज करनी है। तो लेट बी रिमूव द वन पोजिशन, आप चाहे लेफ्ट में सपोज करें या राइट में, और इसका कोई भी मतलब नहीं है। थर्ड चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको आप इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। फिर से सिचुएशन अप्लाई करिए, एफ पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ पी वी, मतलब जितना फोर्स पी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज Q3 पे 1 लगा रहा है, ए पे रखा हुआ, उतना ही Q2 को लगाना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। अपोजिट में तो ये ऑलरेडी ही है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो एफ पे पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी पे कौन सा चार्ज है, Q3, ए पे कौन सा चार्ज है, Q1, और इनकी एक हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं पहले की तरह। ए बी के बीच की गिवन डिस्टेंस R, हमने जहाँ पॉइंट अज्यूम किया है वो x है फ्रॉम द बी। आप ए से भी सपोज कर सकते हैं, तो क्या होगा, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एक्स। नाउ अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एफ पी वी। पी पॉइंट पे चार्ज है वो फिर से Q3 है और जो बी पॉइंट पे है वो Q2 है, और इनके बीच के डिस्टेंस जस्ट x है, B to P, x square. Now again Q3 is cancelled, 1/4 pi epsilon naught cancel. This condition is Q1 upon R plus x square equals to Q2 upon x square. This is the condition for the equilibrium of third charge Q3 when both the charges Q1 and Q2 have the opposite nature. क्लियर। एक और सिचुएशन है, अगर इस पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपको क्या करना है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ होल सिस्टम, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस जो गिवन है आपको,
दैट इज Q1 Q2 अपॉन K ले लेते हैं कांस्टेंट को, स्पेस कम है सो दैट सही, द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी यूज्ड एज ए K, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम Q1 Q2 की ऑलरेडी आपको आर दी है, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी एक से, अब आपको Q3 के इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करना है, Q3 तो ऑलरेडी है आपके पास में Q3 और इनमें से कोई एक चार्ज, Q2 आपने x लिया तो ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, नाउ Q2 is cancel here, K is also cancel here, then Q1 upon R square is Q3 upon x square. This is the condition for the equilibrium of whole system. जिस चार्ज की आपने डिस्टेंस ली है वो और वो, this is the third condition, नॉर्मल कंडीशन में यूज होगी, these are the main conditions. So these are the situations for the equilibrium of three charges. We have discussed about the topic properly, and further we solved some problems related to this question. One of them is today, उनमें से एक हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं. So इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं रीड कर रहा हूँ. यू कैन सी हियर, ये है two charges each of q unit, capital Q is given, are placed at a certain distance and a third charge minus q is placed on the line joining the charges. What should be the distance of third charges from any one, and what should be the relation between one of them and the third charge? मीन्स क्वेश्चन ये है, आप समझ लीजिए, पहले दो चार्जेस Q एंड Q यहाँ प्लेस किए गए, एक ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे, थर्ड चार्ज गिवन है माइनस Q. ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए इसको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, और इस चार्ज के साथ में रिलेशन क्या होना चाहिए. तो अभी हमने कंडीशन कंसिडर की है, व्हेन द चार्जेस आर सिमिलर, तो हमें थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, let the charge minus q is placed at the point P at a distance x from the charge at A, और ये टोटल डिस्टेंस जो भी हमने सपोज की हो r सपोज कर लेते हैं. अगेन दिस बिकम r माइनस एक्स, ये यहाँ तक की r माइनस एक्स हो गई. तो डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, 4 बिटवीन दीज टू इज इक्वल्स टू 4 बिटवीन दीज टू. तो कंडीशन डायरेक्ट अगर आप अप्लाई आप करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपके पास कंडीशन रहेगी दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. चार्जेस तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, आप ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स FAP मस्ट बी इक्वल्स टू FBP. और यहाँ जब आप पुट करेंगे FAP A और P पे ये दो पॉइंट हैं, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर FBP. B पे चार्ज Q है और P पे माइनस Q है, कैपिटल Q. आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में साइन यूज नहीं होते, r माइनस एक्स होल हाफ स्क्वायर, दिस इज कैंसल, दिस इज कैंसल, द 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू on r माइनस एक्स होल हाफ स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव 1/x 1/r माइनस एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग r माइनस एक्स इक्वल्स टू x, दैट इज 2x इक्वल्स टू r, x equals to r upon 2. Means the charge minus q must be at the midpoint. हाफ हाफ हो गई ना, टोटल आर अज्यूम की थी x equals to r/2, अभी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए. चार्ज शुड बी प्लेस्ड at the midpoint of line joining the charges. वन कंडीशन है इसके लिए कि डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली कि किस डिस्टेंस पे होना, अगर ये आर गिवन होता कितनी डिस्टेंस है तो ये वैल्यू भी आ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम, मीन्स जो प्लेस किया गया है वो चार्ज और जो ये चार्ज रखे थे ऑलरेडी उनके बीच में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ तक आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं बाई पॉशिंग द स्क्रीन फॉर. अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने जो लास्ट कंडीशन लिखी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ होल सिस्टम,
पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, फोर्स मीन्स एफ ए वी इक्वल होगा इन दोनों के बीच का, और इनमें से कोई एक एक्स लिया है तो हमने ये एफ ए टी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस एट ए एंड बी बोथ आर कैपिटल क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन distance between them is r square equals to FAP. FAP means capital 1/4 pi epsilon नॉट, ए पे जो चार्ज है वो Q है और P पे जो चार्ज है वो स्मॉल q है, अपॉन डिस्टेंस x है, x स्क्वायर। देखिए 1/4 pi epsilon नॉट कैंसिल, दिस कैंसिल, 1 q is cancel here, this is cancel. Now the remaining term is q upon r square equals to q upon x square. अब आपको पता है बिकॉज अभी अभी हमने एक्स आर कैलकुलेट की थी, आर इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू r/2, यहाँ प्लेस कर देते हैं, q अपॉन 2x होल हाफ स्क्वायर स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मीन्स q अपॉन 4x स्क्वायर, q upon x square is cancel. Finally, small q is capital Q upon 4. The small q is must be 1/4 time of the charge q. This is the solution of first type of problem. So, I think it is sufficient for today. Tomorrow we will discuss about some other problems. Till then, stay at home, be safe. Thanks.